कॉन्सेप्ट वॉज कुछ भी आए ना, व्हील पर क्वेश्चन कभी भी आए, आपने द ओनली थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज दैट डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन, distance covered in one revolution is equal to circumference. सेंट्रलाइज सिस्टम ठीक हो रहा है ना? सेंट्रलाइज सिस्टम। अब इसके लिए क्या करना है, ये चलो। अब हमारे पास आएगा डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन, इन वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से याद रखना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 या स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लो और इसको डिफिकल्ट लेवल पर भी आ जाओ, बिकॉज इसमें मल्टीपल चीजें समझनी है हमें। सो इन क्वेश्चन नंबर 7 वी आर गिवन अ स्क्वायर, और उसमें ना 4 सेमी सर्कल्स ड्रॉ किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास एक स्क्वायर है जिसमें 4 सेमी सर्कल्स को ड्रॉ किया गया है। तो उन चारों सेमी सर्कल्स के बेसिस पर जो हमारे पास ना फ्लावर जो पेटल बनता है उसका एरिया निकालना है। तो जैसे ये आ गया एक सेमी सर्कल, और इस वाले के साथ ऐसे, एंड देन विद दिस साइड वी हैव अनदर सेमी सर्कल, एंड विद दिस साइड वी हैव अनदर सेमी सर्कल। अब इसको करने का बहुत ही इजी वे भी है और इसको करने का डिफिकल्ट वे भी है। अच्छा, जो डिफिकल्ट है मतलब दैट इज वन थिंग दैट वी नीड टू सी, मतलब होगा क्या कि जैसे एक होता है अनयूजुअल वे कि जो इसमें काम करेगा और कहीं नहीं, राइट? अभी के लिए सोचना है, दैट रिक्वायर्स जस्ट थिंकिंग। बात समझ में आ गई? एक वे होगा जिसमें हमें सोचना है, और एक होगा विच विल वर्क इन एवरी सिचुएशन। कल कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें वैसा ही काम करना है उसमें। तो सेंटर ऑफ द आर्क्स आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, और टोटल हाइट दी हुई है 14 सेंटीमीटर यहां से लेकर यहां तक। तो क्या किया है कि जो हमने ये स्क्वायर लिया, इसका मिड पॉइंट लिया साइड का, और एक इस तरह से हमने आर्क ड्रॉ की। बात समझ में आई? कि अगर कल मैं हाफ सर्कल ड्रॉ करती हूं, ये कुछ ऐसे आ गया ना हमारे पास, ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, इस स्क्वायर की साइड को लेकर, राइट? तो फिर ऐसे ही हमने दूसरा वाला सेमी सर्कल भी ड्रॉ किया है। बात समझ में आ गई? ये सेमी सर्कल ड्रॉ हुआ, हमारा ये वाला सेमी सर्कल ड्रॉ हुआ है। देन वी हैव दिस सेमी सर्कल, देन वी हैव दिस सेमी सर्कल, एंड वी हैव दिस सेमी सर्कल। मैंने वॉइस बंद किया बेटा, यहाँ पे अब ज्यादा शोर आ रहा था। समझ में आ गया बेटा? टोटल साइड है 14, तो हमने क्या किया, 14 यहां से मिड पॉइंट लेकर ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया है। दिस इज द सेंटर ओ, ठीक है? तो सेंटर ओ है, मानकर चलते हैं ये साइड ए बी है। समझ में आ गया इतना? ऐसे ही इस वाले सेंटर से भी दूसरी वाली साइड सी डी के भी सेंटर से हमने ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया।
ऐसे ही एडी हमने लिया और एक और सेमी सर्कल ड्रॉ किया, ऐसे ही बीसी लिया और एक और सेमी सर्कल ड्रॉ किया। कल जो बच्चे आए थे मैंने आपको होमवर्क दिया था टेस्ट पेपर सॉल्व करके लाना है, करके लायो? करके लाइए बेटा। चलो, होमवर्क किया है? क्यों? भूल क्या गए थे? काम हमारा बड़ा अच्छा हो रहा है जो हम भूल गए। वेरी बैड, अगर होमवर्क नहीं किया है आज करके जाओगी, कहीं जाना नहीं है तुमने और। ठीक है। अच्छा, सबसे इजी वे बताती हूँ जो करना है तुम्हें, हमेशा क्या करना होता है। जैसे ये सर्कल का सेंटर है ना, यहाँ से ये सेंटर है। ठीक है। तो यहाँ से एक ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे और यहाँ से एक ऐसे लाइन, छोटा वाला स्क्वायर बन गया। राइट। व्हाट वी आर डूइंग इज वी टेक द बिगर स्क्वायर, जो एक सेंटर पॉइंट लिया हुआ है ना सर्कल का, यहां से सेंटर हमने ड्रॉ करके ये वाला सर्कल ड्रॉ किया था। समझ में आ गया? तो मैंने क्या किया, मैंने एक सेंटर ये लिया और एक सेंटर ये लिया, दिस वाज वन सेंटर, दिस वाज द सेकंड सेंटर, हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया मिड पॉइंट से, पेटल के मिड पॉइंट से। तो अब क्या हो गया, मेरे पास ये एक आंख बन गई और ऐसे ही ये दूसरी आंख बन गई। बात समझ में आ गई? ठीक है। लुक एट दिस क्वेश्चन अगेन, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, हमारे पास एक स्क्वायर है, आपने इस तरह से एक आर्क ड्रॉ की है ये सेंटर लेकर, आपने इस तरह से एक आर्क ड्रॉ की है ये सेंटर लेकर। तो हमने यहां से और यहां से एक छोटा स्क्वायर बना दिया। बात समझ में आ गई? उस छोटे वाले स्क्वायर की रेडियस कितनी होगी, मतलब जो ये मैंने आर्क ऐसे ड्रॉ किया, क्वार्टर सर्कल दिख रहा है सबको? कैन एनीबडी, एवरीवन कैन सी दिस क्वार्टर सर्कल? सबको एक क्वार्टर सर्कल दिख रहा है? ठीक है। ऐसे ही इस सेंटर के साथ भी क्या हमें दूसरा क्वार्टर सर्कल दिख रहा है? हमें ये कॉमन एरिया निकालना है, ये वाला। अच्छा, इतना सबको क्लियर है कि जो ये एरिया होगा उतना ये एरिया होगा, उतना ये एरिया होगा, उतना ये एरिया होगा, मतलब एक पेटल का एरिया निकाल लो, चारों का हम एरिया हमारे पास आ जाएगा। विल फाइंड एरिया ऑफ वन पेटल, उसको 4 टाइम्स करेंगे, टोटल 4 पेटल्स का एरिया आ जाएगा। अब सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क है कि हाउ टू फाइंड। ठीक है। तो इसके लिए ना, आप एक चीज देखो, जब मैंने यहां से, मतलब पूरा स्क्वायर, ये छोटे वे में करवाती हूँ तो मैं अभी सेगमेंट वाले वे से नहीं करवाती। ठीक है। यहां से लो। ठीक है। अब क्या करना है, तुम्हारे पास ये साइड ए भी है, बहुत इजी वे से करवाऊंगी। तुमने ये सर्कल लिया और तुमने ये सर्कल लिया। ठीक है। ये सर्कल लिया इस तरह से और एक ये सर्कल लिया इस तरह से, सीधे। तुम्हारे पास ये वाला एरिया आ गया। ठीक है। अब अगर मैं ऐसे ही ये वाला सर्कल लेती हूँ, तो
हेलो। चलो एनी हाउ, अब समझ में आया, बेस इंटू हाइट हो गया हमारे पास ये। ठीक है, अब ये चीज कहाँ की हुई है कि अगर मैंने मान लो ये लिया एक पैरेललोग्राम, ठीक है, और इस तरह से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया इसके साथ ही, यहां से एक हाइट ली और यहां से एक हाइट ली, ये हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ, ठीक है। तो इसका मतलब वी हैव पैरेललोग्राम, लिखो, वी हैव पैरेललोग्राम एंड rectangle on the same base. We have parallelogram and rectangle on the same base. अच्छा, जो रेक्टेंगल की हाइट है वही पैरेललोग्राम की हाइट होगी कि कुछ फर्क आएगा? ठीक है ना, ये पैरेललोग्राम था, ए बी सी और ये डी। अब रेक्टेंगल में सी डी है, नहीं, मैंने गलत ले लिया इसमें, बी पॉइंट को ठीक से लेते हैं। ये है हमारा पैरेललोग्राम, ए बी सी डी, ठीक है ना। और अगर मुझे अब रेक्टेंगल लेना था तो सी डी लेकर यहां पर मैं ई लेती और ये एफ लेती। तो जो पैरेललोग्राम है वो है ए बी सी डी, और जो रेक्टेंगल है वो है सी डी ई एफ, डी सी ई एफ, ठीक है। साइकिल में लिखना होता है हमेशा डी सी ई एंड एफ। समझ में आ गया ये? इन दोनों का जो बेस है उसको सेम मान लेते हैं कि सीडी बेस पे बने हैं। एक हमने स्ट्रेट राइट एंगल ड्रॉ कर दिया, एक को टिल्ट पे लगा दिया, ठीक है। मैंने दो पेन जैसे प्लेस किए इस तरह से, एक मैं ऐसे परपेंडिकुलर ले रही हूँ लाइन और एक तरह से मैं ऐसे डायगोनल पे ले रही हूँ, थोड़े से स्लांट पे ले रही हूँ। समझ में आ गया इतना हमें? ठीक है, दोनों के सेम बेस है, दोनों की हाइट भी सेम है। बस रेक्टेंगल के केस में जो हाइट है उसको हम विड्थ बोल देते हैं, और इस केस में हम इसको हाइट ही बोलेंगे, विड्थ बोल देते हैं, ब्रेड्थ बोल देते हैं। ठीक है, सेम बेस एंड विद इन सेम पैरेलल लाइंस, लिखो, सेम बेस एंड विद इन सेम पैरेलल लाइंस हैव इक्वल एरियाज। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का एरिया हमने लिख लिया था बेस इनटू हाइट, और रेक्टेंगल का तो हमें पता ही है। समझ में आ गया? क्लियर है ना? ये सारा इसने प्रूव किया हुआ है, वो तो मैं आपको इतना सब नहीं करवा रही हूं, पर आपको फंडामेंटली समझ में आ गया कि रेक्टेंगल में दोनों का बेस सेम है। तो अगर मैं पैरेललोग्राम का एरिया निकालूंगी और रेक्टेंगल का निकालूंगी, पैरेललोग्राम में भी मैं सी डी लूंगी, यहां पर भी सी डी लूंगी। अब इसकी हाइट ये वाली लूंगी फॉर पैरेललोग्राम, दिस इज द हाइट, और इसमें मैं कहूंगी अच्छा ये वाली हाइट आ जाओ। प्रोडक्ट तो सेम हो रहा है। समझ में आ गया? सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज सेम एज एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर उनका बेस सेम हो और हाइट सेम हो, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में ड्रॉ किया हो। बात समझ में आ गई इतना में? है नेक्स्ट, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अच्छा बच्चों, ये तो सबको पता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। कि कोई भी मैंने ट्रायंगल लिया कुछ इस तरह से, ये ए बी सी है, बेस लिया, इस बेस के ऑपोजिट वर्टेक्स से हमने हाइट ड्रॉ करनी है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। ठीक है ना? तो बेस जो होगा, हाइट क्या होती है, फ्रॉम ऑपोजिट वर्टेक्स। क्या ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर
ड्रॉन फ्रॉम ऑपोजिट वर्टेक्स। तो हाइट क्या होती है? कॉरेस्पॉन्डिंग होती है कि जो बेस है उस पर ऑपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये बेस है, इसके ऑपोजिट में कौन सा वर्टेक्स है? ए। यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो दैट बिकम्स द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है। अब इसने क्या कहा, कहते कि आपने ना एक पैरेललोग्राम बनाया। ये तुम्हें बहुत प्रैक्टिकली सिखा रहे हैं, अदरवाइज इसके प्रॉपर ना प्रूफ होते हैं। तुम सोचो तुम थोड़े बच गए इस चीजों में। ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि वी हैव अ पैरेललोग्राम, वी नेम इट एज ए बी सी डी, और एक हमारा हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया। ठीक है। तो ये ट्रायंगल और पैरेललोग्राम में कॉमन चीज क्या थी? इनका बेस। बेस इज सेम। पैरेललोग्राम के लिए भी बेस ए बी है, ट्रायंगल के लिए भी बेस जो है वो ए बी है। एंड दे आर बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, दोनों सेम पैरेलल लाइंस में है। दोनों की हाइट सेम होगी। हाइट ऑफ बोथ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल विल बी सेम। यस, इसकी भी हाइट सेम है। अगर मैं कहूं कि नहीं मुझे तो इस पैरेललोग्राम की ड्रॉ करनी है, तो वो भी सेम है। दोनों की हाइट सेम है, बिकॉज अगर दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में होंगे ना, कैसे कि बेस से ही हमने पैरेलल वाली साइड पर ही वर्टेक्स लेकर गए हैं, अंदर नहीं लेकर गए, बाहर नहीं लेकर गए। समझ में आ गई बात ये? ठीक है। तो एरिया दोनों के केस में क्या होगा? पैरेललोग्राम में दोनों में बेस सेम है एंड दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, जिसका मतलब है हाइट इज ऑल्सो सेम। अब आप मुझे बताओगे पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालोगे? कैसे निकालते हो? बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। बेस क्या है? ए बी, और ये क्या लिखोगे? एच। और ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे? हाफ इंटू बेस। बेस क्या था? ए बी, और ये क्या है? हाइट। तो कि जब भी ऐसा हो, पैरेललोग्राम और ट्रायंगल बेस शेयर करें और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हो। ठीक है। सो लिखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और आपको ओरली मतलब ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्चुअली सिखा रहे हैं। अदरवाइज इसकी प्रॉपर एक पूरा चैप्टर हुआ करता था, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। ठीक है। सो अ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम on the same base and between same parallel lines। सेम पैरेलल लाइंस होने का मतलब क्या है? बताओ। अगर मैंने कहा है बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, तो इसका मतलब सेम हाइट। ठीक है। तो यहां पे मेंशन कर लो कि इसका मतलब है कि मैं हाइट सेम ले रही हूं। बात समझ में आ गई ना? हाइट सेम ले ली हमने between same parallel lines। Therefore, area of triangle is half area of parallelogram। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बात समझ में आ गई? तो इससे उसने डिराइव कर दिया कि ट्रायंगल का एरिया आप कैसे निकाल सकते हो। उसने वो फॉर्मूला बना दिया। उसने रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल से पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लिया, पैरेललोग्राम से
ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया। बात समझ में आ गई? एवरीवन, आर वी क्लियर? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक पढ़ना, जो आपके पास एक थ्योरम है, जो कि है पेज 133। ठीक है, पेज 133 थ्योरम है, और बहुत ही अच्छी सी इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन है, प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट किया हुआ है, हम प्रैक्टिकली इसे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो अब हमने इसके बाद ना हिरॉन्स फॉर्मूला करके हमने अपने क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। इतना क्लियर हो गया सबको? चलो अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ। अब देखो इसने क्या कहा, कहते चलो तुमने एक ट्राइंगल तो ड्रॉ कर लिया, तुमने उसका एरिया भी निकाल लिया। ठीक है, हमने ये ट्राइंगल ड्रॉ किया, हम इसका एरिया भी बता सकते हैं कि अगर इस ट्राइंगल की हाइट, ये एरिया है, इसको मैंने बेस लिया, और यहां पर ना मैंने कुछ हाइट ऐसे ड्रॉ कर दी। ठीक है, मैंने ना कहा कि ये जो हाइट है ना, कुछ यहां से लेकर यहां तक कुछ एच है। समझ में आ गया ना? ये हाइट यहां से लेकर यहां तक एच है। राइट, एवरीवन वी अंडरस्टूड? राइट। अच्छा, इसी हाइट को कैन आई ब्रिंग इट इनसाइड? देखते हैं, अगर ये हाइट हमारी यहां आ जाती है, बिल्कुल आ गई, बड़े अच्छे से आ गई, है ना? मैं थोड़ा सा फिगर को चेंज करूंगी कि हाइट है, तो मैंने इस हाइट को बाहर से डिक्लेयर कर दिया। मैं थोड़ा सा फिगर को चेंज करना चाहती हूँ, सो दैट इट्स विजिबल टू अस कि मैं एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे नहीं ले रही। थोड़ा सा फिगर चेंज होगा, ज्यादा नहीं। ठीक है, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा ट्राइंगल की शेप चेंज की है, हाइट सेम रही इसकी। अब फिर से देखें, है ना? चलो फिर से कोशिश करते हैं कि ये मेरी हाइट मैं पिक कर पाती हूँ, बिल्कुल पिक कर पाई, और ये देखो हाइट तो सेम रही, क्योंकि मैंने पैरेलल लाइंस तो सेम रखी थी। मैंने स्टार्टिंग पॉइंट बेस बीसी रखा है, ऊपर भी मैंने वही सेम रखा, तो हाइट भी सेम रही। ट्राइंगल के ऊपर के वर्टेक्स को चेंज कर कर भी हमारी हाइट सेम रहती। समझ में आ गई बात? अब हमें करना क्या है? अच्छा, इस बीसी का मिड पॉइंट निकाल सकते हो अप्रोक्सीमेटली? ये मिड पॉइंट है बीसी का, लेट मी टेक इट एज डी। ठीक है, ये तो हाइट है हमारी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं कहती हूँ कि ए और डी को ज्वाइन कर दो। कर सकते हो? ए और डी को ज्वाइन कर दिया। अच्छा, जब ये मिड पॉइंट था डी, डी तो मिड पॉइंट था, तो एडी को ज्वाइन करके क्या बना? क्या बोलते हैं जब मिड पॉइंट से ऐसे ज्वाइन करते हैं, उस वर्ड को क्या बोलते हैं? इस लाइन एडी को क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं ना, याद है? बिल्कुल, वेरी गुड। हमने सर्कल्स में किया भी था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, है ना? तो वैसा ही कुछ हमने मीडियन ड्रॉ किया। अच्छा, अब देखते हैं ट्राइंगल एडीसी को। पहले आराम से ट्राइंगल एडीसी को देखना, मुझे इसका एरिया निकालना है। बताओगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी? सब बताओगे कैसे निकलेगा? क्या लोगे? हाफ। बेस क्या होगा? बेस डीसी हो जाएगा। ठीक है, अब हाइट की बारी आती है, तो क्या ये हाइट उठाकर मैं यहां ले सकती हूँ? ये तो बिल्कुल सेम हाइट है इसकी। ठीक है ना? तो इसकी हाइट क्या है? एच। हम विदाउट डाउट लिख देंगे कि इसकी हाइट एच है। अब ऐसे ही तुम्हें निकालना है ट्राइंगल ए बी डी का एरिया। हाँ जी, हाफ। बेस क्या है इसमें? बीडी होगा बेस। और जी हाइट हम फिर से उठाकर रखते हैं, क्या ये हाइट फिर से सेम है इसकी? ए वर्टेक्स से बीडी को हमने हाइट ड्रॉ की, तो हाइट सेम ही रहेगी, तो इसकी भी हाइट एच है। ठीक है, तो हमने कहा ये तो ये भी हाइट एच आ गई। व्हाट अबाउट सी डी एंड बी डी? क्या है ये आपस में? डी मिड पॉइंट है बीसी का, इक्वल होंगे। डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, तो सी डी एंड बीसी आपस में इक्वल है, सी डी एंड बी डी आपस में इक्वल है। तो क्या ये दोनों एरियाज आपस में इक्वल है? अच्छा, एक तुम्हें लगेगा ऐसे टिल्टेड ट्राइंगल है, एक लगेगा बेचारा क्यूट सा बना हुआ है ना? एक हमें ऑब्ट्यूज लग रहा है, पर दोनों के एरिया सेम है। ऐसा कैसे? बेस सेम है और हाइट भी सेम है। ठीक है, सो व्हेन यहां से हमारे पास थ्योरम आती है, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल divides it into two triangles of equal area. ठीक है, मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल्स विद इक्वल एरिया ऑफ इक्वल एरिया। जैसे भी आप करो, आप फाइंड कर सकते हो, आप बता सकते हो। मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया।
बात समझ में आ गई सबको? यही आपकी थ्योरम है, पेज 133। प्लीज इसको अंडरलाइन कर लो सो दैट इट्स इजी फॉर यू टू रिमेम्बर। लिखा हुआ है ना? मैंने आपको वैसे ही बिल्कुल सेम समझा दिया। मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। एडी इज अ मीडियन, कंसिडर ट्राइंगल एबीडी एसीडी। बेसिस आर इक्वल, इक्वल हाइट। सो अगर हम एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं तो वी स्टेट दिस एज अ थ्योरम। समझ में आ गया ना? पेज 133 एवरीवन। बुक कहाँ है बेटा आपकी? निकाल। पेज 133 अंडरलाइन कर लो। बुक खोलकर पढ़ लेना इस चीज को। मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स विद इक्वल एरिया। एक और छोटी सी चीज ना, पेज 132 पे हिंट लिखा हुआ था, देखो ऊपर बिल्कुल हिंट लिखा हुआ है। ठीक है? जैसे मैंने यहां पर किया, एक ट्रायंगल मैंने ऐसे ड्रॉ किया था, देखो बेस सेम था। लुक हियर, एक बार, एक बार लुक ऑन द बोर्ड, देखो ये मैंने ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ किया था। अच्छा, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम होगा? मैंने तो एंगल्स डिफरेंट कर दिए दोनों के। सेम होगा? अच्छा, अगर मैं ऐसे कोई राइट एंगल ट्रायंगल भी ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ तब भी उसका एरिया सेम होगा? कि बेस सेम है, हाइट सेम है। इसको चलो सेंटर में लेके बड़ा अच्छा सा ट्रायंगल बनाते हो तब भी सेम होगा। तो क्या एंगल्स चेंज करने पर मैंने स्टार्टिंग पॉइंट बेस के सेम रखे हैं और हाइट भी सेम रखनी है? मतलब हमने तो दो यहाँ पे वायर ऐसे बांध दी, तुमने यहाँ पर एक थ्रेड लगा दिया, है ना, एक यहाँ पे थ्रेड और एक यहाँ पे। तुमने बस इसको ऐसे करना है जैसे कर्टन्स होते हैं। मूविंग पॉइंट होगा कर्टन का, कोई इतना स्लाइड देगा, कोई कहेगा नहीं नहीं इसके बिल्कुल एंड में जाकर को कोई डिजाइन बनाएगा उससे, है ना। लेकिन लेंथ तो इनकी, हाइट तो सेम रहेगी, ये तो लाइन फिक्स है दोनों। बात समझ में आ गई? सो व्हाट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि जो हम ट्रायंगल में कर रहे थे वो हम पैरेललोग्राम में भी कर सकते हैं। पैरेललोग्राम में भी आई टेक टू लाइंस फिक्स, बेस को फिक्स रखती हूँ। मैंने कहा चलो जी ये कैसे बना दो, आपने कहा ठीक है ऐसे बना देते हैं। मैंने कहा चलो जी ये कैसे बना दो, आपने कहा ऐसे भी बना देते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इतना स्लांट नहीं देना, थोड़ा स्ट्रेट वे ऐसे करके कर दो, आपने कहा ऐसे कर दो। तो इनके एरियाज पे कोई फर्क पड़ेगा? तो वही लिखा हुआ है, व्हाट हैपेंस टू द एरिया, पेज 132 पे देखो, पढ़ो। उसने कहा है सोचो इस बात को कि अगर हम एंगल को इंक्रीज डिक्रीज कर दे। अब कुछ मत करना, टूथपिक्स लो, स्टिक्स लो, चॉपस्टिक्स आती हैं ऐसे, चार पांच स्टिक्स लो। आपने दो पैरेलल लाइंस रख दी, जो जो आपकी वर्टिकल वाली लाइंस होंगी ना, हॉरिजॉन्टल वाली लाइंस आपने प्लेस कर दी एज टू साइड्स। अब वर्टिकल वाली साइड के साथ आप रेक्टेंगल भी बना सकते हो, स्ट्रेट अवे करके उसको जितना मर्जी चेंज कर दो। ठीक होगी बात ये? हमारे पास पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो सेम रहेगा, राइट? सो इवन इफ वी इंक्रीज और डिक्रीज द एंगल बिटवीन एडजेसेंट साइड्स while keeping the length fixed, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या लिख लो रिमेन्स द सेम। पेज 132 पर हिंट लिखा हुआ है ना, पेज 132 हिंट लिखा हुआ है। तो आप क्या लिखोगे? एरिया रिमेन्स द सेम, एरिया रिमेन्स द सेम। बात समझ में आ गई? कि कल हम दो स्टिक्स को प्लेस कर देते हैं कुछ इस तरह से, और ये हमारी पैरेललोग्राम की एक साइड है। नाउ आई ट्राई एंड ड्रॉ पैरेललोग्राम लाइक दिस। हाँ बिल्कुल हो सकता है। आई ट्राई एंड ड्रॉ पैरेललोग्राम लाइक दिस, बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन ये वाले पैरेललोग्राम और इस वाले पैरेललोग्राम में एरिया दोनों सेम होंगे। हमने एंगल्स को छोटा सा इसको ऐसे लंबा कर दे कि नहीं नहीं बेटा मुझे तो एंगल थोड़ा और लंबा चाहिए, तो ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन इनका एरिया सेम रहेगा बिकॉज दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। बेस भी फिक्स है। समझ में आ गया इतना? तो ये हमने मीडियन की प्रॉपर्टी कर दी, एंगल चेंज में प्रॉपर्टी कर ली। अब थिंक एंड रिफ्लेक्ट में चलो ये कर लेते हैं, पेज 134, थिंक एंड रिफ्लेक्ट, थोड़ी मोटी बातें हैं। उसके बाद हीरोन्स फॉर्मूला हमारा कल स्टार्ट हो जाएगा, और ये एक्सरसाइज कल आराम से हो जाएगी कवर। ठीक है, थिंक एंड रिफ्लेक्ट में किया है। वी आर गिवन टू पॉलीगन्स पी एंड क्यू विद इक्वल एरिया। समझ में आती है बात? ये क्या दिया हुआ है? एक पॉलीगन पी है और एक पॉलीगन क्यू है। ठीक है, एक पॉलीगन पी है, एक पॉलीगन क्यू है, दोनों के एरियाज इक्वल है। Will it always be possible to divide one of them using straight cuts into two or more pieces and then arrange the pieces? हाँ बिल्कुल पॉसिबल होगा। ठीक है ना? कैसे? उसने कहा कि मैंने दो इक्वल एरियाज वाले पॉलीगन लिए, कुछ एक ऐसे ले लिया मान लो, और एक रेक्टेंगल ले लिया। कहते दोनों को ना छोटे छोटे पीसेस में कट कर लो। तो क्या एक के पीसेस को दूसरे पर हम लगा सकते हैं?
बिल्कुल लगा पाएंगे क्योंकि एरिया सेम है ना, तभी उसने कहा है प्रैक्टिकली आप ट्राई करो। प्रैक्टिकली तो कहाँ ट्राई होता है, जैसे पजल लेते हो या टैनाग्राम होता है, वी हैव मिनिमम फिगर्स, 5-6 फिगर्स होती हैं, ट्राइंगल स्क्वायर्स, उसी को बीच में हम लोग एडजस्ट करते हैं, है ना। एवरी फिगर एडजस्ट इटसेल्फ। कभी ब्लॉक्स के साथ काम किया हो, ठीक है, तो वो चीज है। टू ट्राइंगल्स विद डिफरेंट शेप्स बट इक्वल एरिया, ऑफ कोर्स यस, बिकॉज एरिया इक्वल है तो दोनों एक दूसरे के बीच में कट कट कर तो फिक्स हो ही जाएंगे। एक के टुकड़े कर दो, एक को स्ट्रिप्स बना लो ऐसे, और दूसरे के साथ उसमें एडजस्ट करना शुरू कर दो, बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा। और पॉसिबिलिटी और भी क्या है कि जो बच गया ना यहाँ पोर्शन, मान लो तुम इसे ऐसे प्लांट कर रहे हो, तो जो बच गया उस बाकी स्ट्रिप्स को भी कट करके हम अकॉर्डिंगली यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है ट्रे में ग्लासेस लगाने हैं कि ग्लास थोड़ी काट कर हम लोग आधी स्पेस बन गया तो आधी स्पेस में रख देंगे, ऐसा थोड़ी ना है ना। ये हमारा है, हमने ऐसा थोड़ी किया, हमने ग्लास रखा जी ये तो स्पेस खाली होगी, हम इसका कुछ नहीं कर सकते, हम इसमें कौन सा ग्लास प्लेस करें, सेम ग्लास तो आएगा नहीं। तो अब मैं क्या कह रही हूँ कि मैं उस ग्लास के मल्टीपल टुकड़े कर लूं और मैं यहां पर भी प्लेस कर दूं कि कुछ भी जगह खाली ना रहे, तो वो हम बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अ ट्राइंगल एंड स्क्वायर विद इक्वल एरिया, फॉर्मुलेट अ कंजेक्टर ऑफ योर ओन अबाउट दिस। अच्छा, ट्राइंगल और स्क्वायर का भी जब एरियाज इक्वल है ना, तो एक चीज दूसरे में मोल्ड हो सकती है बिल्कुल बड़े आराम से, ठीक है। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल है इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, तो इसका मतलब कि ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू साइड ऑफ द स्क्वायर। तो इसमें बेसिस सेम नहीं है, अलग अलग फिगर्स की बात हो रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, थिंक ऑफ वेरियस रेक्टेंगल्स विद पेरीमीटर 40 यूनिट्स। बहुत सारे रेक्टेंगल्स हैं हमारे पास, उसके पेरीमीटर 40 यूनिट्स का है। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का, रेक्टेंगल का बताओ। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड, कहते हैं वो 40 है, ठीक है। तो लेंथ प्लस ब्रेड किसके इक्वल आ गया, मतलब तुम्हारे पास एक रेक्टेंगल है जिसमें लेंथ और ब्रेड का सम 20 है, तो मैं लेंथ को 10 ब्रेड को 2 मान सकती हूँ, है ना। लेंथ को 10 लिया, ब्रेड को 2 मान लिया। अच्छा, क्या लेंथ को 9.8, सॉरी नॉट 20, लेंथ को, सॉरी मैंने 2 ना 12 ले लिया, इट इज 10 and 10, है ना। मैं ये मान सकती हूँ इसको 9.8 और इसको 10.2 भी तो मान सकती हूँ, बन सकता है ना रेक्टेंगल। अच्छा, 20 सम चाहिए मुझे, मैं 15 और 5 भी ले सकती हूँ, है ना। तो कहते हैं कि आपने ऐसे सारे रेक्टेंगल्स ले लिए, सोच लिए अपने पास कि जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ का सम 20 हो, और इसकी वजह से पेरीमीटर 40 हो जाएगा। तो उससे आपको बताना है कि हाउ मेनी सच रेक्टेंगल्स आर देयर, कितने रेक्टेंगल्स हैं ऐसे, इंटीजर साइड नहीं चाहिए। तो मैंने 9.8 लिया है, 9.7 भी तो ले सकती हूँ, 9.75 भी ले सकती हूँ, 9.64 भी ले सकती हूँ। सम 20 करना है, इसको 9.645 भी ले सकती हूँ। सो हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर, क्या कहोगे, बहुत सारे मतलब इनफाइनाइटली मैनी, ठीक है। वो बहुत सारे को भी एक नाम देना होता है ना, उनको भी एक फिगर देनी है। बहुत सारे मतलब क्या, 100, 200, 300, बहुत सारे क्या, तो उसको हमने मैथमेटिकली एक नाम दिया है विच वी से इनफाइनाइटली मैनी, ठीक है। कहते कि इसमें से किसका एरिया लार्जेस्ट होगा। ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल्स बनाए ना, अब ये थ्योरेटिकली हम इसे बाद में प्रैक्टिकली प्रूव भी करते हैं विद प्रॉपर फॉर्मूलाज, कि ऐसे जितने भी रेक्टेंगल्स बनाएंगे ना, जिनका क्या, जिनका पेरीमीटर 40 है, जिनका लेंथ और ब्रेड्थ का सम 20 है, तो उनमें सबसे बड़े एरिया वाला रेक्टेंगल कौन सा होगा, वो होगा स्क्वायर, ठीक है। सो लिखो, अमंग देम इज देयर वन हुज एरिया इज लार्जेस्ट, आप लिखोगे यस, यस व्हेन डायमेंशंस आर 10 and 10, व्हेन इट बिकम्स अ स्क्वायर। अब सिर्फ इसको नंबर बेस समझाऊंगी, उसके बाद हम एक क्लास ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो कहते हैं कब इसका जो हम इसका एरिया लेते हैं 10 into 10, क्या हो जाएगा, 100। अच्छा, मैंने मान लो 9 into 11 कर दिया, एक साइड कम कर दी एक साइड बढ़ा दी, तो एरिया कितना है, कम हो गया ना। तो नंबर जितना पास होता है ना, उतना उसका प्रोडक्ट बढ़ता जाता है, ठीक है। आपने मान लो 8 and 12 ले लिया, अब क्या प्रोडक्ट हो गया, एरिया तो और कम हो गया। मैं एक साइड को 7 कर दूं, दूसरे को 13 कर दूं, एरिया तो और कम हो गया।
समझ में आ गया? तो उसने कहा है अमंग देम इज देयर वन हुज एरिया इज द लार्जेस्ट। सो एरिया लार्जेस्ट कब होता है? व्हेन दैट रेक्टेंगल बिकम्स अ स्क्वायर। ठीक है? अमंग ऑल द रेक्टेंगल्स स्क्वायर विल हैव द लार्जेस्ट एरिया। अब ऐसे ही सोच कर आना है घर से कि ऐसे हमने बहुत सारे रेक्टेंगल्स बनाए, तो इज देयर वन हुज एरिया इज द स्मॉलेस्ट, और उसके डायमेंशंस क्या है? समझ में आ गया कि ऐसा कोई है जिसकी एरिया बिल्कुल उसकी बिल्कुल छोटा हो जाए और उसकी डायमेंशंस क्या है? ठीक है, तो ये कल सोचकर हम लोग इसको आंसर करेंगे। अभी जाओ और होमवर्क